Okay, Miss Adiba, please introduce yourself. सर मेरा पूरा नाम अदीबा अनम अशफाक अहमद है। मैं महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट की है। सर मेरी हॉबीज उर्दू नॉवेल पढ़ना और जर्नलिंग है। अच्छा, अदीबा अनम, ये दोनों आपके फर्स्ट नेम का पार्ट है? जी सर। Okay, so can you just explain the meaning of these names? सर इन दोनों अल्फाज का ओरिजिन जो है वो अरबिक है। अदीबा अदब से बना है जिसके मानी कल्चर्ड या मुहज्जब के होते हैं। और अनम जो है वो इनाम से बना है जिसका मानी होता है ब्लेसिंग। ओके, अदब के माने लिटरेचर से भी होते हैं? जी सर, इसका एक मतलब लिटरेचर जानने वाली या अदब के माहिर भी होता है। अच्छा, तो क्या इसने इन्फ्लुएंस किया है आपका ये हॉबी टू रीड उर्दू नॉवेल्स? सर ऐसे मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू रही है। और स्कूलिंग भी उर्दू से कंप्लीट हुई है तो उर्दू से जो है वो ज्यादा फेमिलियरिटी होने की वजह से मेरा अट्रैक्शन उर्दू नॉवेल्स की तरफ रहा है ज्यादा। अच्छा, ओके, आप यवतमाल से बिलोंग करते हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रोग्राम्स का भी वो पार्ट रहा है, एंड ओवरऑल इट इज अ relatively backward district as such. So what do you think are the reasons, causes behind the backwardness or depravity in your district? सर इसके दो रीजंस है। एक तो ज्योग्राफिकल रीजंस है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफी बैकवर्ड रहा है। ये ड्रॉट प्रोन रीजन में आता है और चूंकि ये वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में आता है इसलिए यहाँ पे रेनफॉल भी काफी कम होता है। जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है काफी बैकवर्ड रहा है। इकोनॉमिकली देखा जाए सर तो यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यवतमाल जो है वो बैकवर्ड रहा है। ओके, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट का भी पार्ट है यवतमाल। कॉटन ग्रोइंग जी फार्मर्स सर। जो है उनके क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में? सर कॉटन क्रॉप स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही वेदर सेंसिटिव क्रॉप होती है जिसके लिए पर्टिकुलर वेदर की आपको जरूरत होती है क्यों लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज और यवतमाल के रेन शैडो एरिया में होने की वजह से रेनफॉल में जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीलियों की वजह से काफी बार ऐसे होता है कि जो क्रॉप होती है फार्मर की वो डैमेज हो जाती है अगर कॉटन को स्पेसिफिकली लिया जाए। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी है कि फार्मर्स को जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस बहुत कम है जिसकी वजह से इंटरनेट्स बहुत ज्यादा हो जाती है। और ड्रॉट प्रोन एरिया होने की वजह से भी जो है वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रह पाती। ओके, कई डेकेड से हम ये सुनते रहे हैं कि देयर इज दिस इशू ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर फार्मर्स. We have public sector banks, we have lead bank scheme for every district. Government periodically announces so many stops and measures. Then still, why do we see this problem so persistent? सर इसकी दो वजह है। एक तो ये है कि लोगों में जो अवेयरनेस है वो काफी कम है। और दूसरी वजह ये है सर कि स्पेशली रूरल एरियाज में जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। जैसे नंदन नीलेकानी कमेटी ने भी ये ऑब्जर्व किया था। तो इन दोनों वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है। Is the documents required, official paperwork, the civil ratings, all of these things also relevant and important for rural areas? Are they also holding them back from institutional credit? जी सर, क्योंकि रूरल एरियाज में देखा जाता है जनरली जो अवेयरनेस और लिटरेसी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो फार्मर्स स्पेशली फार्मर्स या ऐसे लोग जिनमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है उस प्रोसेस को बहुत डिफिकल्ट महसूस करते हैं। फेमिनाइजेशन जो है फार्मिंग के अंदर में बहुत ज्यादा एनहांस हुआ है रिसेंट ईयर्स के अंदर में बिकॉज ऑफ मेन माइग्रेटिंग आउट फ्रॉम रूरल एरियाज. सो अदीबा, आपके हिसाब से एक फीमेल फार्मर के लिए क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस होती हैं, एंड हाउ कैन वी हेल्प देम ओवरकम इट? सर एक चैलेंज जो मैं सोच पा रही हूँ वो तो ये है कि फीमेल वर्कर्स का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। वो हार्ड वर्क कर ले या फिर इक्वल फुटिंग पर भी अगर एक मेल फार्मर के साथ काम कर ले तो उनके वर्क को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और दूसरी चीज ये है सर कि इसी अनरिकॉग्निशन की वजह से वो अंडरपेड भी होती है। अच्छा, और कोई प्रोग्रेस और कोई उसमें इशू नहीं लगता है आपको?
सर क्योंकि फीमेल्स की कुछ बायोलॉजिकल और फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस होती है, उसकी वजह से वो फार्म्स के बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पाती जितना एक मेल फार्मर कर पाता है, या जितना एक मेल फार्मर को काम आप एलोकेट करोगे एक फार्मिंग सेक्टर में, उतना आप फीमेल वर्कर को नहीं करते हो, Okay. इस What परसेप्शन की are वजह से। Ji, what are the qualities of your father that have influenced you? Name any three qualities and tell me why. सर एक क्वालिटी जो मेरे फादर में है वो पेशेंस है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, इसके बावजूद हमेशा वो पेशेंट रहे हैं। तो वो एक क्वालिटी है जो मुझे इंस्पायर करती है। उसके अलावा उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा परसिवरेंस के साथ जो है वो हार्ड वर्क करते रहे हैं। ये दूसरी क्वालिटी है। और सर तीसरी क्वालिटी ये है कि मैंने अपने आसपास के एरियाज में जितना पेट्रियार्की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा है वो मेरे फादर में नहीं है। वो अपनी बेटी को भी अपने बेटों के बराबर समझते हैं और उतना ही उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जितने अपने बेटों को करते हैं। पेशेंस क्या हर सिचुएशन में अच्छा होता है? सर मेरा मानना है हर सिचुएशन में तो पेशेंस अच्छा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने सामने कुछ इनजस्टिस होता हुआ देख रहे हो, किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए देख रहे हो, तो उस वक्त जरूरी है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाए, ना कि पेशेंट रहकर सिर्फ उस मंजर को देखते रहे। ओके, सो व्हाट इज दैट डिवाइडिंग लाइन जहां पर मैं पेशेंस की जगह पर मैं मे बी यू नीड मोर असर्टिवनेस और यू नीड सम प्रोएक्टिवनेस? किस पॉइंट के ऊपर में जो है वो पेशेंस नेगेटिव वर्च्यू बन जाता है? ये तो आपने एक सर एग्जांपल अगर दिया, आपका बट व्हाट कैन बी पेशेंस दैट ट्रिगर पॉइंट? सर अगर आपका पेशेंस आपके खौफ का नतीजा है, तो मेरे हिसाब से वो पेशेंस सही नहीं है। अगर आपको किसी चीज का खौफ है कि आप हार जाओगे, या फिर आपको इस चीज का खौफ है कि आपकी आवाज उठाने पे कोई आपको जो है वो पनिश करेगा, तो इस तरह का पेशेंस सही नहीं है। ओके, अदीबा आपने जिला परिषद स्कूल से आपने पढ़ाई की है, और जनरली हम ये देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स में पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें। कोशिश ये रहती है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, क्योंकि क्वालिटी में देर इज इमेंस डिफरेंस एट टाइम्स। सो आपको क्या लगता है कि क्या एफर्ट्स होने चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को इसकी जरूरत ही ना महसूस हो कि वो प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा फीस पे करके वो पढ़ाई करें? सर मेजर रीजन यही है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है। उनमें से एक ये है कि जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल के, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। और जैसे जैसे बदलते हालात है टेक्नोलॉजी, चाहे हम टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की बात करें या सिलेबस में चेंजेस की बात करें, करिकुलम में चेंजेस की बात करें, तो इन सब से उन टीचर्स की फेमिलैरिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है, उनको ट्रेन किया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है सर कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होती कि जो सिलेबस में जो चीजें हैं या फिर जो थियोरेटिकल नॉलेज है, आप उसको कितनी अच्छी तरह समझा पाते हो, या आपके एक एज अ टीचर आपके कॉन्सेप्ट उसके लिए कितने क्लियर है। आपके लिए जरूरी है कि आप उस एजुकेशन को जो चाइल्ड है उसके लिए इंजॉयबल भी बनाए। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो सर हमने एनईपी में पारक पोर्टल बनाया है जिसमें हम असेस करते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को, उसको भी प्रॉपरली पीरियोडिकली असेस करके हम ये नतीजा खस कर सकते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ओके, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम पारक पोर्टल, व्हाट आर द थ्री मेजर टेकअवेज फॉर यू पर्सनली, जिनको देख करके आपको लगता है कि इसका बहुत दूर तक इसके जो है वो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? एंड देन व्हाई इज इट सो? अ, सर एक चीज तो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को की ग्रोथ की बात की गई है। तो इसकी वजह इसका नतीजा ये हो सकता है कि होता है कि जो हमारी स्किल डेवलपमेंट में अभी गैप्स है उसको हम फुलफिल कर पाए नियर फ्यूचर में। सर दूसरी चीज जो है वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो हिंदी की जो डिबेट चलती है साउथ और नॉर्थ की कंट्रीज में, उस चीज को उससे सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये उसका फायदा होगा, और दूसरा ये भी है सर कि जो इंडियन लैंग्वेज है और मदर टंग है, उसमें जो है वो एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि कुछ जगहों पे ये कोशिशें की भी जा रही है। राजस्थान में अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिन्होंने हिंदी में जो है वो पढ़ाने की बात की है।
सर इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन जो है उस पर भी एम्फोसिस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसका ये फायदा मैं ये देख सकती हूँ कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उनका ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा बल्कि मॉरल डेवलपमेंट भी होगा। ओके, आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है। जी सर। मैथमेटिक्स अमूमन एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिससे बच्चों को बड़ा खौफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मैथमेटिक्स के बारे में ये परसेप्शन है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, नंबर वन। एंड नंबर टू, मैथ्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या सजेशंस देंगे एट पॉलिसी लेवल? सर मैथमेटिक्स को इतना डिफिकल्ट इसलिए समझा जाता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। और क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन को जो है कैलकुलेशन के बारे में ऐसे परसेप्शन है कि ये बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए अक्सर बच्चे ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉलिसी लेवल पे हम जो कुछ चीजें कर सकते हैं उसमें से एक ये है कि हम जो लर्निंग के क्रिएटिव तरीके हैं जैसे साइंस एग्जीबिशंस उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रोल साइंस मॉडल्स है जैसे एग्जीबिशंस शकुंतला मैथमेटिक्स में देवी कैसे जिनको हेल्प ह्यूमन करेंगे? कंप्यूटर माना जाता है। सर साइंस एग्जीबिशन जो है वो मैथमेटिक्स के जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं या थियोरीज होते हैं उनको आप टेंजिबल प्रोजेक्ट्स के तरीके से इंटरेस्टिंग करके समझा सकते हो स्टूडेंट्स को। ओके, अ, और नेक्स्ट सर पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि हम रोल मॉडल्स के जरिए भी इसको प्रमोट कर सकते हैं जैसे शकुंतला देवी है, उनको ह्यूमन कंप्यूटर माना जाता था। तो अगर हम ऐसे रोल मॉडल्स के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ाए अवेयरनेस बढ़ाए और वो किस तरह से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके पेश करती थी इन सब चीजों के बारे में अगर लोगों को मालूमात दे तो इंटरेस्टिंग हो सकता है सर। ओके, कैन मैथमेटिक्स हेल्प यू एज अ सिविल सर्वेंट एंड हाउ स्पेसिफिकली? सर एज अ सिविल सर्वेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से ये मदद कर सकता है। डायरेक्टली तो ये कि सर सिविल सर्वेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है जिसमें से फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में जो है वो मैथमेटिक्स मेरी हेल्प कर सकता है। सर दूसरी चीज ये है कि एज अ सिविल सर्वेंट अगर मैं अपने आप की जो मैं जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही हूँ अगर मैं उसको इवेल्युएट करना चाहती हूँ उसका आउटकम कितना बेहतर रहा है या कितना उसमें सुधार की जरूरत है फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं ये देखना चाहती हूँ तो उसको उसमें भी मैथमेटिक्स हेल्प कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इज मैथमेटिक्स समथिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इन्वेंटेड, और इट इज समथिंग दैट हैज बीन डिस्कवर्ड? सर मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स इन्वेंट तो नहीं किया गया, उसकी थियरीज या फॉर्मूलाज जो है ये आप बोल सकते हो कि इन्वेंट किए गए हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का जो शऊर है वो इनहेरेंटली इंसान में पहले से ही रहा है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है अगर आप उसको अपनी उम्र पूछ रहे हो तो नंबर्स आपने इन्वेंट किए हैं लेकिन अपनी उम्र को बताने के लिए वो कुछ वक्त को जो है वो वक्त का पैमाना करने की कोशिश करेगा, तो ये इनहेरेंटली ही इंसान में है। ओके, फेयर इनफ। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व रही हैं आपके स्कूल कॉलेज के दौरान में, एंड यू वर इवेंट हेड फॉर साइंस एग्जीबिशन ऑल्सो, राइट? आप मुझे बताएं कि जी सर। हु इज अ साइंटिस्ट इन योर व्यू? सर मेरी नजर में साइंटिस्ट वो है जो दुनिया को जो है वो मुशाहिदे की नजर से देखता है, जो तजुर्बा करने की कोशिश करता है और उस तजुर्बे की बिना पर कुछ नताइज अखज करता है। ओके, कॉमन लाइफ के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि ऑन वन साइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ ब्लाइंड फेथ ऑल्सो। ओके, सो इन दोनों ये जो तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है, व्हाट कैन अकाउंट फॉर दिस? इसको क्या एक्सप्लेन करता है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी और साइंस की इतनी आगे जो है वो पहुंच बढ़ रही है, और दूसरी तरफ हम उतने ही ब्लाइंड फेथ की तरफ जाते हुए भी नजर आते हैं एज अ सोसाइटी? सर साइंटिफिक टेम्पर जो होता है वो इंसान में एक शऊर होता है। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की बात करते हैं तो वो साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन या टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन से वो ग्रोथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो कॉमन इंसान होता है उसमें जो है अगर साइंटिफिक टेम्पर ना हो या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ना हो तो ब्लाइंड फेथ जो है वो उसका नतीजा होता है। तो ये दो वैल्यूज है जिनके एब्सेंस जो है वो ब्लाइंड फेथ को प्रमोट कर रही है।
और अगर ये दो वैल्यूज किसी इंसान में हो तो वो उसकी वजह से जो है साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो होता है। ओके। एक तरफ जहां ये साइंटिफिक टेम्पर लैकिंग है, वहीं पर हमारे यहाँ पब्लिक मॉरल्स भी लैकिंग नजर आते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर में हम इसको खास तौर पे देख रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी डन टू इंश्योर दैट वी हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ? सर इसकी सबसे पहली शुरुआत तो एजुकेशन से होती है। एजुकेशन जो है वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वैल्यू इनकलकेशन जो है वो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो। और सर एजुकेशन सिस्टम की हमारी एक और खामी ये भी रही है कि अक्सर हमें जो है वो क्या सोचना है वो सिखाया जाता है, कैसे सोचना है वो नहीं सिखाया जाता। तो ये जरूरी है कि बच्चों को कैसे सोचना है ये सिखाया जाए। इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का भी है, वैल्यू इनकलकेशन इनकलकेशन में होता है। तो पेरेंट्स की भी ये इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज सिखाए। ओके, कैसे सोचना है, इसका कोई आप स्पेसिफिक एग्जांपल से बता सकते हैं? हाउ विल वी टीच अ चाइल्ड सर हाउ टू थिंक? सर ओपिनियंस जो होते हैं वो हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से क्या सोचना है वो हमारे दिमाग में जो है वो ज्यादा असर कर देता है। तो एक नॉर्मल इंसान को ये चाहिए कि अगर वो किसी भी ओपिनियन को सुने तो उसके ऑपोजिट ओपिनियन या उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ पढ़े, ताकि फिर वो उन दोनों को समझकर अच्छी तरह से अपना खुद का एक ओपिनियन बना पाए। Okay. Recently, there have been talks, or rather, the bill has been presented that we should have simultaneous elections in our country. आपका व्यू या ओपिनियन इस पर क्या है? सर मेरा मानना है कि इस बिल के पीछे जो इंटेंशन है वो काफी पॉजिटिव है कि हम पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जो इलेक्शन मशीनरी है उसमें जितने ऑफिशियल्स यूज होते हैं और उसकी वजह से जितना टाइम और रिसोर्सेस हमारे जितने भी लगते हैं उसको हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी के पीछे इंटेंशन काफी अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी है, जिसमें से एक ये है कि जो रीजनल पार्टीज है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना कायम होने का खतरा है। इसके अलावा फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी खतरा है। तो इन जो इश्यूज को है हमें एड्रेस करने के बाद ही इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कैसे एड्रेस होगा ये, और रीजनल पार्टीज को कैसे खतरा है? क्या आप ये समझ रही हैं कि वोटर्स इतने मेच्योर नहीं हैं कि वो नेशनल इलेक्शन के अंदर में नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल इश्यूज पर वोट कर सकते हैं, और स्टेट के जो वोटिंग है वो उसके स्टेट के इश्यूज के हिसाब से हो सकता है? और बहुत दफा हमने देखा है ये कि जैसे उड़ीसा के इलेक्शन के अंदर में देयर वाज वोटिंग वेरी डिफरेंटली एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल इलेक्शंस। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? सर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि वोटर जो है वो नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज में डिस्टिंग्विश ना कर पाए। ऐसा हम किसी पूरी तरह नहीं कह सकते, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही। लेकिन ये एक प्रोबेबल इशू है और एक पॉलिसी को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि सारे जितने भी प्रोबेबल इश्यूज हमारे सामने आते हैं हम उनको एड्रेस करने के लिए काम करें। तो ये एक प्रोबेबल इशू है सर। इसके अलावा जो फेडरलिज्म वाला इशू है वो जो है सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी पॉलिसीज है जिनमें ये इशू सामने आया है, जिसका मेन रीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जितने हमारे पास प्लेटफॉर्म है जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, वहां पे अगर हम प्रॉपर कॉपरेशन करें स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम इस इशू पर बात कर सकते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरलिज्म कैसे इफेक्ट होगा, थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए। हाउ विल इट कॉम्प्रोमाइज? सर सर एक तो इशू ये है कि जब हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों के जो है वो टेन्योर या इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको उनके जल्दी डिसॉल्व होने का खतरा है। या फिर अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर कोई स्टेट असेंबली जो है वो लोकसभा से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है तो स्टेट्स को ऐसा एप्रीहेंशन है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ओके, बट दैट इज अ वन ऑफ केस। अब रिसेंट टाइम्स में तो हमने देखा है कि आर्टिकल 356 का यूज उतना फ्रिक्वेंटली नहीं रहा है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था।
ठीक है. सो इन दैट केस, डोंट यू थिंक इट इज द प्रोज आउटवे द कॉन्स इन टर्म्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस? जी सर, प्रोस जो है वो आउटवे करते हैं कॉन्स को। इश्यूज भले ही छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर हमें किसी पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो मेरा मानना है कि छोटे छोटे इश्यूज को भी हमें एड्रेस कर देना चाहिए। Okay, ठीक है. Now we are going to have the next census, and based on that census, we will also subsequently have the delimitation exercise. ठीक है. सदर्न स्टेट्स में से एक आवाज उठती रही है कि they have done well in terms of implementing the population policy, and consequently, uh, their fertility rates are down in some cases, way below replacement rate also, and consequently they will be affected in the next delimitation exercise. So some chief ministers have also encouraged couples to have more children. तो अब इस इशू को हमको कैसे एड्रेस करना चाहिए कि एक तरफ तो कॉन्फ्लिक्ट में एक तरफ वो है कि जस्टिस भी मिलना चाहिए उन स्टेट्स को जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और दूसरी तरफ इनजस्टिस उन स्टेट्स के साथ में भी नहीं होना चाहिए जहां पर में पॉपुलेशन जो है वो पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है. सो हाउ डू वी एड्रेस दिस कॉन्फ्लिक्ट? सर, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि जब हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट की जाती है। तो अगर हम पॉपुलेशन और उसके प्रोपोर्शन को कंसिडर करें तो जो ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उनको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है। लेकिन अगर हम फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी प्रोग्रेस साउथर्न स्टेट्स में हुआ है, अगर उनको कम सीट्स मिलती है तो उनमें ऐसा परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। सर, इसको पॉसिबल अगर इसका अगर हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ आइडियाज है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एक ये है कि फैमिली प्लानिंग के जो भी एफर्ट्स हुए हैं उनके लिए साउथर्न स्टेट्स को कुछ इंसेंटिव्स या कंसेशंस दिए जाए। जैसे कि फाइनेंस कमीशन ने जो है वो उसका एक वेटेज क्रिएट किया है और उसके बेसिस पे साउथर्न स्टेट्स को कुछ कंसेशन दिया है। तो उसी बेसिस पे हम डिलिमिटेशन में भी कोई फॉर्मूला ऐसे अखज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें कुछ कंसेशंस दिए जाए। Okay, fair enough. और Yeah, go ahead, please. दूसरा सोल्यूशन सर ये भी हो सकता है कि हम लोकसभा में जो सीट्स है वो बढ़ा दे, ताकि जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एक एमपी या एमएलए रिप्रेजेंट करता है वो नंबर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है. अदीबा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक पार्ट है. आप क्या समझती हैं कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए? व्हाट विल बी द प्रोज कॉन्स एंड हाउ शुड वी गो अहेड विद इट? सर, सोसाइटी में मॉडर्न वैल्यूज के डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट को मद्देनजर मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि हमें यूसीसी को ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, अगर इसके प्रोस की बात की जाए तो एक तो इससे ये होगा कि जो बहुत सारे लॉज है वो कम हो जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी आ जाएगी। इसके अलावा सर, जो जेंडर इश्यूज है रिलीजन में उनको रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी और वुमेन एम्पावरमेंट होगा। अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो सर ये हो सकता है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद उस लोग उसे एक्सेप्ट ना करें, और उसकी वजह से जो है वो कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये इसके कॉन्स है। तो इन कॉन्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? सर, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें जो है यूसीसी को ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सर यूसीसी एक सोशल रिफॉर्म है और कोई भी सोशल रिफॉर्म उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी में उसको लेके सोशल एक्सेप्टेंस ना आए। सर, ऑलरेडी जो 99% जो लॉज है वो जो है रिफॉर्म हो चुके हैं। कुछ 1% लॉ है कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक जिनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। पर्सनल लॉज की जब बात की जाए तो हमें उन्हें ग्रेजुअली जो है वो उनमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ठीक है. आपने पढ़ा ही होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर में देयर हैव बीन मेनी अनसेटलिंग डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, चाहे फिर वो पैलेस्टीन के रिलेटेड हो या सीरिया के रिलेटेड हो, एंड देन सम अदर थिंग्स हैपनिंग इन मेनी अदर प्लेसेस. ये सारा जो एरिया है ये कॉन्स्टेंटली टर्मोइल में रहा है ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स और डेकेड्स, व्हाट कैन से. तो इसके पीछे के हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है आपको लगता है जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली यहाँ पर में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता रहा है इन सम फॉर्म और द अदर?
सर अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसकी रूट्स जो है वो कॉलोनियलिज्म तक जाती है। जब सर 1960s में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें जो है वो 19 एक जूइश स्टेट, 60s में। 1960s में, ओके। जी। तो सॉरी सर, 1960s नहीं, मैं डेट कंफ्यूज कर जा रही हूँ, भूल रही हूँ। लेकिन जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें एक जूइश स्टेट स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। और जो होलोकॉस्ट के जो परसिक्यूटेड जूइश थे होलोकॉस्ट के दौरान, उनको जो है वहां पे रीसेटल करने की बात की गई थी। वहां से सर फिर जो पैलेस्टीन में जो ऑलरेडी अरब कम्युनिटी थी, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया और लैंड को लेकर जो वहां पे डिस्प्यूट शुरू हो गया। सर दूसरा मेजर रीजन ये है कि जो जेरूसलम है, यूएन के पार्टीशन प्लान के बाद भी अगर जो लैंड डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, उसका दूसरा जो मेजर रीजन था वो ये है कि जो जेरूसलम है वो मुस्लिम कम्युनिटी और जूइश कम्युनिटी दोनों के लिए एक होली प्लेस है, और दोनों जो है वो उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड डिस्प्यूट जो है वहां वहां पे बढ़ता गया, और यूएन पार्टीशन प्लान जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और फिर इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार चलता ही रहा, और जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो 7 अक्टूबर में फिर हमास के अटैक ने ट्रिगर किया है। ये तो खैर बहुत स्पेसिफिक पैलेस्टाइन के रिलेटेड इश्यूज हैं, लेकिन मैं ज्यादा लार्जर मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में आपको सवाल पूछ रहा था। पैलेस्टाइन नो डाउट इज द नर्व सेंटर ऑफ इट, बट देन सीरिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। इराक जो है वो पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं है। सो ये कॉन्स्टेंटली ये रीजन के अंदर में टर्मोइल है, उसके रिलेटेड आप कुछ आपने समझा है, पढ़ा है? सर इसका एक रीजन तो ये है कि उस रीजन में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में। उसके अलावा फिर हाउथीज यमन में। और इसका दूसरा रीजन ये भी है सर कि वहाँ ये जो रीजन है यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत वीक है, ये एब्सेंस है टोटली। तो उसकी वजह से वहाँ की जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ कभी हो नहीं पाई। और तीसरा रीजन ये है सर कि कुछ लोगों का मानना है क्योंकि ये ऑयल रिच कंट्रीज है, तो यहाँ पे वेस्टर्न जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरवेंशन किया है और चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ओके, आपको उर्दू नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, और उर्दू जो है इट इज, आई मीन देयर इज अगेन काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स ओवर हियर। एक तरफ तो उर्दू जबान बड़ी शीरीन है, बहुत मीठी है, और बहुत लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बट एट द सेम टाइम उर्दू अपनी रस्म व खत के साथ में विद इट्स स्क्रिप्ट एक तरीके से एक डाइंग लैंग्वेज बनती चली जा रही है। ओके, सो आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है ऐसी कि उर्दू ऑन वन साइड हैज immense popularity, people who love it, they love it very dearly, and yet on the other hand the language as such is not thriving, it is waning. So what accounts for this? सर एक वजह तो ये हो सकती है कि उर्दू अदब के जो ऑथर्स रहे हैं हिस्ट्री में, जैसे गालिब, प्रेमचंद, ये बहुत ज्यादा मशहूर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट डे में जो है वो उस लेवल के ऑथर्स या पोएट्स जो है वो नहीं सामने आ पा रहे हैं। सर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है उनमें क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से लोग जो है वो वहाँ पे एनरोल करना पसंद नहीं करते। तो जो अगली पीढ़ी या जनरेशन है उसमें जो है वो इस लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर इसकी समझ नहीं है। सर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उर्दू लैंग्वेज को जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, जबकि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है और हिंदुस्तान ही की जुबान है। तो ये इसका तीसरा रीजन हो सकता है सर। अच्छा, ये उर्दू डे किस डेट पर सेलिब्रेट या ऑब्जर्व होता है? सर ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, जो अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। जी। अल्लामा इकबाल साहब की जहाँ बहुत बेशुमार खिदमतें हैं इस लैंग्वेज को लेकर के, वहीं पर उनका एक पॉलिटिकल रोल भी रहा टू नेशन थियोरी को लेकर। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और अल्टीमेटली टू नेशन थियोरी जो है वो पार्टीशन के लिए जिम्मेदार रही। मुस्लिम लीग का पॉलिटिक्स वहां से पोस्ट अल्लामा इकबाल 30s का जो डेकेड है वहां से जो है वो चेंज होता हुआ हमको दिखता है, फाइनली कल्मिनेटिंग इन पार्टीशन। इन चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है ये लॉजिकल है कि उर्दू डे उनकी बर्थ डेट पर बनाने के बजाय किसी और बड़े शायर, बड़े अदीब की डेट पर मनाना चाहिए गिवन द कंटेक्स्ट?
सर मेरा मानना है कि एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ और उसका आर्ट दो अलग चीजें होती है। नहीं, अल्लामा पब्लिक लाइफ इकबाल की अपनी बात है ना, पर्सनल पर्सनल लाइफ का थोड़ी है। वो बड़े एक्टिव रहे हैं इस चीज को लेकर के, बल्कि जब जिन्ना चले गए थे टू लंदन, तो उनको फिर से कन्विंस करके पॉलिटिक्स में लाने वाले जो है वो इकबाल थे। सो इट्स नॉट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, इट इज अबाउट पब्लिक लाइफ। सर उनकी पब्लिक लाइफ में भी दो पहलू रहे हैं। एक तो उनकी एज एन आर्टिस्ट लाइफ या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ एज एन आर्टिस्ट और एज एन पॉलिटिशियन। तो अगर हम एज अ पॉलिटिशियन देखें तो उनके पॉलिटिकल व्यूज या आइडियोलॉजीज जो है वो अलग हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन एज ए आर्टिस्ट अगर हम उनको देखें, उनके अदब को देखें, तो वो बहुत आला पैमाने का अदब माना जाता है। उनका जो पोइट्री में कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत बड़ा माना जाता है। उन्हें शायर मशरिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अदबी हैसियत से जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो ये डिजर्व नहीं करते कि उनके यौम पैदाइश पे उर्दू डे ना मनाया जाए। ओके, कौन से नॉवेल निगार आपको पसंद है, और लास्ट आपने कौन सी नॉवेल पढ़ी है? सर मुझे कृष्णचंद्र बेदी और निम्र अहमद, ये दो नॉवल निगार बहुत ज्यादा पसंद है। जो मैंने लास्ट नॉवल पढ़ी थी वो पीरे कामिल थी, जो उमैर अहमद ने लिखी है। अच्छा, एक नॉवेल को जो है वो बेहतरीन नॉवेल बनाने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात उसमें होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर एक जो खासियत है वो ये है कि नॉवेल का रियलिस्टिक या हकीकी जिंदगी से नजदीक होना बहुत जरूरी है, ताकि जो रीडर है वो उससे रिलेट कर पाए। सर दूसरी चीज ये है कि जो नॉवेल के कैरेक्टर्स होते हैं उनका भी हकीकी होना जरूरी है और आम इंसानों की तरह होना जरूरी है। ना तो ये होना चाहिए कि उस नॉवेल के कैरेक्टर्स जो है वो फरिश्ता सिफत हो, ना ये होना चाहिए कि वो बहुत शैतानी हो, बल्कि उनमें एक तरह का इर्तिका या डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। सर तीसरी चीज ये है कि उस नॉवेल से जो है वो इंसान की जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ना चाहिए, उससे उसे कुछ अच्छी मुस्बित सोच या सीख मिलनी चाहिए। रीडिंग एज अ हॉबी, ये अब ड्विंडल हो रही है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कंटेंट। अब वो पेशेंस जो है वो बच्चों में नजर नहीं आता है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर में खास तौर पर में, दैट दे विल रीड थ्रू बिग टोम्स ऑन ऑफ बुक्स। सो व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी डन टू एनकरेज रीडिंग और इनकलकेट रीडिंग एज अ हॉबी? सर एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो बुक रीडिंग इवेंट्स है, जहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के सुनाई जाती है या किसी बुक को पढ़ के सुनाया जाता है। तो उस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए। दूसरा ये है सर कि जो सोशल मीडिया की ग्रोथ हो रही है हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसी सोशल मीडिया का यूज भी हम रीडिंग हैबिट को जो बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जो ऑडियो बुक्स आती है, अगर हम उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं तो बच्चों में रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो सकती है। और तीसरी चीज ये है सर कि स्कूल्स में भी हम स्कूल जो है उनको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं बच्चों में रीडिंग हैबिट जनरेट करने के लिए। अगर स्कूल्स जो है वो नए नए ऑथर से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए, उनकी खासियत बताए, या बच्चों को एज अ होमवर्क ये एक्टिविटी दे कि आप इस बुक की या इस स्टोरी को पढ़ के आए, उसके बारे में आपकी क्या सोच है या आप क्या समझते हो, आपने क्या सीखा है। ये सारी चीजें अगर होमवर्क हम बच्चों को देते हैं तो उनमें रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप की जा सकती है। ओके अदीबा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, हु इज अदीबा? सर अदीबा एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी जिंदगी को जो है वो एक सबक की तरह देखती है या एक सीख की तरह देखती है, जिसमें हर दिन वो नई चीज सीखने की कोशिश करती है। हर दिन वो अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करती है। ओके अदीबा, थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके सर, थैंक यू सर। अदीबा, ये चूंकि मीटिंग अब एंड होने जा रही है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिस्कस योर परफॉर्मेंस ऑन दी कॉल। मैं आपको कॉल करता हूँ एंड देन विल टॉक ओवर इट। जी सर।